हेलो गाइस, मैं मिथिलेश। आज मैं आप लोग को गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह निकाला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर मैं ये पूछूं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आप क्या बताओगे? पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं किसी डायपोल के कारण उसके एक्सियल पोजीशन के किसी भी पॉइंट P पर डायपोल के सेंटर से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आप बताओगे 1/4πε0 2p बाई आर क्यू। अगर मैं ये पूछूं किसी डायपोल के कारण उसके सेंटर से r दूरी पर वर्टिकल पोजीशन के किसी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? 1/4πε0 p बाई आर क्यू। इतना ही होगा। ये सारी बातें आपको पता है और आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं, यूनिफॉर्म चार्ज वायर है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालें? तो हम कहेंगे गॉस लॉ के हेल्प से निकालेंगे। किस तरह निकालना है वो आप इसको यहाँ पर देखिए। इसको मैं रफ कर देते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देख लीजिए, ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। आप इसे लीनियर वायर भी कह सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछूं, जो कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। अगर मैं आपसे पूछूं इस वायर में कितना चार्ज है, आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो इसको समझने के लिए हम चार्ज की बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ की। लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होगा हम उसको क्या बोलेंगे? हम लैम्डा कहेंगे। मतलब मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर लेंथ है तो उसमें कितना चार्ज होगा? आप बोलोगे 1 लैम्डा। अगर 2 मीटर लेंथ है तो कितना चार्ज होगा? 2 लैम्डा। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर लीनियर अगर वायर है तो आप हमेशा क्या लोगे? आप लैम्डा ही लोगे समझने के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आइए गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? हमेशा डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो देखिए, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि फिगर में कोई प्रॉब्लम ना हो बनाने में। लैम्डा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? इधर होगा, इधर होगा। अवे फ्रॉम द चार्ज इसकी डायरेक्शन होगा। अवे फ्रॉम द चार्ज इधर भी होगा। ये हमने बना दिया। अब इसमें एक चीज देखिए, हम एक गॉसियन सरफेस इसके चारों तरफ खींचते हैं और ऐसा खींचेंगे कि वो क्या हो? सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल क्यों खींचेंगे? क्योंकि जो गॉसियन लॉ होता है
उसमें सिमेट्रिकल खींचने के लिए क्लोज सरफेस का फ़ायदा ये होता है कि हर पॉइंट पर थीटा क्या होता है, वो सेम होता है, जिससे कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होती है। तो आप सोचिए हम इसमें कौन सा गॉसियन सरफेस खींचे। तो मैंने कहा हम इसमें खींचेंगे क्या, हम ऐसा लेंगे जिसके हर पॉइंट पर थीटा क्या सेम हो। तो हम ले लेते हैं क्या, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। इस तरह आप कहोगे सर आपने सिलेंड्रिकल क्यों लिया, कि देखिए आप ऐसे समझ लीजिए जो वायर होता है, अगर वायर को आप देखिए वो कैसा होता है, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में तो होता है। तो मैंने इमेजिन कर लिया इसके चारों तरफ जो एक गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा होगा, वो ऐसा ही होगा। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, जहाँ से इसका इफेक्ट शुरू है। तो हम कहेंगे कि यहाँ से r दूरी पर किसी पॉइंट P पर हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पर निकालना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए क्या चीज़ है ये, इस जो आपका ये सरफेस है वो कैसा है, क्लोज है, और क्लोज सरफेस हमेशा गॉस लॉ में फॉलो होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, आप कहोगे Q/ε0। तो यहाँ पहले लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, फाई नेट क्लोज इंडिकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू छोटा सा एरिया, ये किसके बराबर होता है, चार्ज इनसाइड अपॉन ε0। यही हमारा क्या था, गॉस लॉ था। ठीक है, अब इसी की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस फिगर में कितने फेस है, आप बोलोगे 1 फेस, 2 फेस एंड 3 फेस। तो आप एक चीज बताओ, इस फेस के हर पॉइंट पर थीटा सेम होगा, इस फेस के हर पॉइंट पर थीटा सेम होगा, इस फेस के हर पॉइंट पर थीटा क्या होगा, वो सेम होगा। तो हमें फ्लक्स निकालना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ इस फेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, ई डायरेक्शन में, और जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। हम छोटा सा लेते हैं एरिया वेक्टर, तो इनके बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा, आप कहोगे 90 होगा। अगर हम इस फेस की बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आपका, ई डायरेक्शन में है, और जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर होगा। मुझे पता है कि अगर सरफेस क्लोज है और 3D है तो उसमें हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है वो नॉर्मल टू सरफेस लेते हैं और आउटवर्ड लेते हैं। ये हमने कितनी बार आपको बताया है। तो इसमें भी जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा, जो थीटा 90 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एरिया वेक्टर के बीच का। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं आपसे पूछूं इस एरिया के लिए थीटा कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इस
एरिया इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, तो थीटा कितना आएगा, 0। तो हम सभी सरफेस का हम फ्लक्स निकाल लेते हैं और सबको जोड़ देते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ फ्लक्स किसका निकालना है, सिलेंडर निकालना है। कितने फेज है, 1 2 and 3, 5 1 5 1 5 2 and 5 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर 5 1 की बात करूँ तो पुट कीजिए वैल्यू, कैसे निकालेंगे, इंडिकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड DA cos 90। अगर मैं 5 2 की बात करूँ, इंडिकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा एरिया cos 90। अगर मैं तीसरे फेज की बात करूँ, इंडिकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड DA cos 0, तो ये कितना आ जाएगा, cos 90 कितना होता है, 0, ए भी 0, और cos 0 कितना होता है, 1, तो कितना आ जाएगा, E इंटू DA। यानी कि इस 3 फेज से यानी कितना आ रहा है, इंडिकेशन E DA। तो इतना फ्लक्स निकल के बाहर आ रहा है, इतना मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपको इंडिकेशन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है। कैसे देख लीजिए कि जो r डिस्टेंस है वो हर जगह क्या है, वो तो सेम ही रहेगा। देख लीजिए r डिस्टेंस से E जितना इधर है, r डिस्टेंस से इधर भी इतना होगा, इधर भी इतना होगा, इधर भी इतना होगा, हर तरफ से E क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें इसका इंडिकेशन करना है, तो आप कैसे करोगे, मैं ऊपर मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए फाइव बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट बाहर कर लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा, पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए ये एरिया किसका है, सिलेंडर का एरिया है, तो इसके कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है, 2πr l। अगर सिलेंडर की अगर आप लेंथ क्या मान लो, आप क्या मान लो, L मान लो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड 2πr l। अगर आप H मानते तो H ले लेते, लेकिन हमने क्या माना, हमने L माना है तो हमने L यहाँ पर मान लिया। अब देखिए जो ये फाई है, ये फाई कैसा है, ये नेट फाई है, ये टोटल फ्लक्स है। तो टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कितना होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 2πr l, ठीक है। अब हमें इस Q की वैल्यू यहाँ पर रखना है। अगर इसकी लेंथ कितनी L है, तो अगर L लेंथ में अगर हम मान लें इसमें चार्ज कितना है, हमने कहा कैपिटल Q है, तो फॉर्मूला यहाँ क्या बनेगा, आप कहोगे लैम्डा बराबर Q इनसाइड जो चार्ज है वो L लेंथ में है, किसमें है, L लेंथ में है,
अभी मैंने आपको यहाँ बताया था कि पर यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा कहते हैं। अगर यहाँ पर एल लेंथ में अगर चार्ज कितना इनसाइड चार्ज क्यू है तो लैम्डा इतने ना होगा। तो अब क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, क्यू बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा एल। आप इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। आप क्यू की वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में। वैल्यू ऑफ क्यू पुटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कितना आ जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एल सेल क्या कर, एल सेल कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है तो ई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, फिर देखिए लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके लिए है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो इतना आता है, ओके। तो ये डेरिवेशन जो बच्चे 12th में है वो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको ये सिखा दिया है कि गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। वो तरीका ये होता है, इसका बहुत तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बता दिया है, गॉस लॉ बता दिया है, तो उसकी हेल्प से हम चीज़ों को आसान क्यों ना करें। फिजिक्स का मतलब क्या होता है कि हम चीज़ों को जितना आसान करेंगे हमारे लिए उतना ही बेनिफिट है। आप खुद सोचिए, अगर मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया है तो इसके आगे टॉपिक क्या हो सकता है, ये आपको खुद सोचना चाहिए कि हर टॉपिक का किसी दूसरे टॉपिक से कनेक्शन होता है और बिना कनेक्शन के फिजिक्स होती नहीं है। तो थोड़ा एनालाइज करना भी सीखिए, जब तक एनालाइज नहीं करेंगे आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए देखिए हम हर एक पॉइंट को हम आराम से डिफाइन करते हैं ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर मुझे इस क्वेश्चन का ग्राफ खींचना हो, ठीक है, तो आप देख लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आर के क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाना चाहूँ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या डिस्टेंस हो गया, तो ग्राफ यू बनेगा इसका, ठीक है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, वो ज़्यादा होगा। क्योंकि आपने पढ़ा था जब पॉइंट चार्ज था उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो ई कितना आता था, यहाँ पर देख लीजिए ई प्रोपोर्शनल 1/r²। और जो डायपोल का आता था एक्सल पोजीशन पर वो कितना आता था, 1/r³ आता था। अब मैं आप इन दोनों में पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट किस में ज़्यादा होगा, तो आप कहोगे सर इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि ये r² है ये r³ है, r³ में डिस्टेंस ज़्यादा होगी। आप वैल्यू रखोगे तो r³ में वैल्यू हमेशा क्या होगी, वैल्यू डिस्टेंस ज़्यादा होगी और r² में डिस्टेंस कम होगा। तो इसके कंपैरिजन में इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर मैं इसके पूछूं कंपैरिजन में, अब बताओ तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसमें होगा, इफेक्ट इसका होगा, क्योंकि इसमें r क्या बहुत कम है, इसमें दूरी बहुत कम होगी, क्योंकि हम इसी से मेजर कर लेते हैं डिस्टेंस से। डिस्टेंस ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम और डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।